दूसरा केस अपन देख रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बोलिए। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, कि किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम कम ज़्यादा करें तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी किस तरह से चेंज होती है, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे चेंज कर रहे हैं, डाइल्यूट करके, डाइल्यूशन से। आई ना बात समझ। तो ये दोनों चीज़ें आप देख चुके कि मोलर कंडक्टिविटी का क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का क्या होता है डाइल्यूशन के साथ, है ना। अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो पिछला वीडियो आप लोग देखेंगे, ठीक है, कि वेरिएशन कैसे कैसे होता है मोलर कंडक्टिविटी का और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कापा का। ठीक बात समझ गए। अभी हम देख रहे थे पिछले क्लास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हम जब चेंज करते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, तो उसमें कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है। तो हमने देखा कि किसी भी सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगी डाइल्यूशन के साथ, हमेशा बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। थोड़ा सा पढ़ के आइए, ठीक है। घटती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा, और मोलर कंडक्टिविटी पूरे सॉल्यूशन की होती है। तो जब आप उसको डाइल्यूट करते हैं तो आयंस के मूवमेंट का फ्रीडम इंक्रीज हो जाता है। समझ आई बात। आयंस के मूवमेंट का फ्रीडम जो है, उसकी स्पीड जो है, घूमने फिरने की आज़ादी, या उसको जो रेसिस्टेंस मिल रहा था रास्ते में, वो रेसिस्टेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जितना सॉल्यूशन पतला होता जाएगा उतना उसके अंदर का रेसिस्टेंस कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो जितना रेसिस्टेंस कम होगा उतनी स्पीड से आयन चलेंगे, और जितनी स्पीड से आयन चलेंगे करंट उतना ज़्यादा कंडक्ट होगा, तो कंडक्टिविटी उसकी इंक्रीज होती जाती है। अब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की खासियत यह है कि उसको जैसे अपन डालते हैं वैसे ही वो 100% डिसोसिएट हो जाता है, यानी जितने आयन उसको देने हैं वो दे देता है एक ही बार में, 100% आयन में अपने कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है। अब हम सॉल्यूशन को पतला करेंगे तो और ज़्यादा नए आयन्स नहीं पैदा हो सकते, क्योंकि अब तो है ही नहीं इलेक्ट्रोलाइट, टूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो जो आयन है वही आयन अपनी कंडक्टिविटी बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर का विस्कस फोर्स कम होता रहता है। पतला करने से विस्कोसिटी क्या होती है, पानी की, कम होती रहती है, तो उसके चलने की स्पीड बढ़ जाती है, आयन्स के चलने की स्पीड बढ़ती रहती है, और उसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या होती है, कौन सी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मोलर कंडक्टिविटी। कौन सी कंडक्टिविटी, मोलर। उसके बाद आपने देखा कि अगर मुझे किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी पता है, कोई एक दो ऑब्जर्वेशन मुझे पता है, तो मैं उसकी क्या निकाल सकता हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या चीज़ होती है, जब आप कंसंट्रेशन को बिल्कुल अप्रॉक्स 0 तक पहुँचा दीजिए पतला करते करते, यानी डाइल्यूशन इतना कर दीजिए, इतना पानी डाल दीजिए कि इन्फिनिट टाइम आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, इन्फिनिट डाइल्यूशन जिसको बोलते हैं, और जहाँ पे जाके कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर। तो जब कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। उस समय जब कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच करता है, जो कंडक्टिविटी होती है वही क्या कहलाती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। आई बात समझ। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमको बार बार रीडिंग लेने की जरूरत नहीं है कि एक बार कंसंट्रेशन कम करके देखा क्या मोलर कंडक्टिविटी है, फिर और पतला किया, कंसंट्रेशन कम हुआ, अब कितना मोलर कंडक्टिविटी है, और पतला किया सॉल्यूशन को और डाइल्यूट किया, इस कंसंट्रेशन पर कम हो गया ना कंसंट्रेशन, कितनी मोलर कंडक्टिविटी है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 रीडिंग चाहिए हमको, सिर्फ 2 रीडिंग। एक बार डाइल्यूट करके किसी कंसंट्रेशन में हमने मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली, और पतला किया और कंसंट्रेशन कम हुआ, फिर से मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली। मोलर कंडक्टिविटी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कापा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। याद है ना, याद है ना, याद है ना, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर कापा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन करिए, मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। तो 2 रीडिंग ले लीजिए, उसको ग्राफ में प्लॉट करिए, और क्या करना है, एक्स्ट्रापोलेट, पीछे ग्राफ को एक्सटेंड करते जाइए, जहां पर वो कंडक्टिविटी वाली लाइन को काटेगा वही क्या होगा, हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमको बहुत सारी रीडिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 2 रीडिंग चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। 2 पॉइंट से ग्राफ बन जाता है, आप जानते हैं, स्ट्रेट लाइन, है ना। फिर बाद में स्केल पटरी रख के आप उसको प्लॉट कर लीजिए पीछे, जहां वो मोलर कंडक्टिविटी की लाइन को काटेगा, वाई एक्सिस को, वही पॉइंट क्या होगा। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना बहुत आसान है। क्या मेथड है निकालने का, बाय एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ। क्या करना है, ग्राफ को पीछे प्लॉट करना है, उसको एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। आई बात समझ।
और ये चीज़ हमको कैलकुलेट करके दिया था डी बे हकल ने, ऑन सैगर, डी बे हकल, ठीक है। तो ये उनका मेथड है। अब हम आ जाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या क्या होता है देखिए। सबसे पहली चीज़ पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको लिखते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक तो नाम से ही वीक है, इसका मतलब है जब आप इसको डालते हैं पानी के अंदर तो इसका डिसोसिएशन 100% नहीं होता, 10% होगा, 20% होगा, मैं कहता हूँ 99.99% होगा, समझ आए, तो भी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट माना जाएगा। 99.99 इतना भी टूट गया है आयंस में और 0.001% भी बचा है तो भी वो इलेक्ट्रोलाइट क्या माना जाएगा, वीक माना जाएगा। ये चीज़ मैं आपको कब से बोलता आ रहा हूँ, सॉल्यूशन के चैप्टर से। आई बात समझ, ठीक है। तो बहरकैफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसको पानी में डाले और वो 100% नहीं टूटा। अब 100% नहीं टूटा इसका मतलब वो 100 से कम कुछ भी टूटा हो, 100 और 0 के बीच में कुछ भी टूटा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने अभी उसको डाला और वो 30% टूटा, डिसोसिएट हुआ, यानी 30% आयन मिले। अभी वो और आयन दे सकता था लेकिन अभी टूटा नहीं है, ठीक है ना। फिर जब आप इसमें पानी डालते हो यानी सॉल्यूशन को क्या कर रहे हो, आप डाइल्यूट कर रहे हो। सॉल्यूशन क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो। डाइल्यूट कर रहे हो मतलब कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, ठीक है ना। तो जैसे आप पानी डालोगे, मैंने आपको बताया था पानी का काम क्या होता है, दूसरे के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना। पानी का काम ही है कि बॉन्ड को क्या करना, ब्रेक। तो पानी क्या करती है, जो इलेक्ट्रोलाइट अभी टूटा नहीं है उसके भी बॉन्ड को ब्रेक करती है, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो Na+ अलग होगा, Cl- अलग होगा, यानी आयंस अलग अलग टूटेंगे ब्रेक होकर। अगर आयंस और टूट रहे हैं तो अब नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहा है। डाइल्यूट करने से क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयन अगर इंक्रीज हो जाए किसी सॉल्यूशन में तो उसकी कंडक्टिविटी का क्या होता है, बढ़ जाती है। ये पहला फैक्टर था, याद आया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किससे किससे इफेक्ट होता है, पहला फैक्टर तो हमने यही बनाया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन से। ज़्यादा आयंस होंगे ज़्यादा करंट कंडक्ट होगा, कम आयंस होंगे कम करंट कंडक्ट होगा। तो कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ आयंस पर। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कहानी ये है कि आप पानी डालोगे तो और टूटेगा, डाइल्यूट करोगे तो और आयन देगा, और आयन देगा तो आयन बढ़ रहे हैं पानी के अंदर, जितने आयंस बढ़ेंगे उतनी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि जब आप डाइल्यूट कर रहे हो तो सॉल्यूशन पतला हो रहा है ना, उसका विस्कोसिटी क्या होता जा रहा है, कम, और विस्कोसिटी कम हो रहा है तो आयंस को चलने के लिए फ्रीडम ज़्यादा मिल रही है ना। उसके रास्ते में जो रेसिस्टेंस पैदा होता था पानी के गाढ़ा होने की वजह से आयन को जल्दी जल्दी जाने नहीं देता था, जब आपने पानी को ही पतला कर दिया तो आयन अब क्या होंगे, हाँ, तो इसकी कंडक्टिविटी दो चीज़ों से इंक्रीज होती है, दो फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो गए। पहला, एक तो डाइल्यूट करने से इलेक्ट्रोलाइट और टूट रहा है, क्योंकि वो वीक था, पूरी तरह से टूटा नहीं था, आप पानी डालोगे तो और टूटता जाएगा, तो आयन भी इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से भी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। दूसरी चीज़, डाइल्यूट करने से सॉल्यूशन पतला हो रहा है और मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीज हो रही है, विस्कोसिटी कम हो रही है, विस्कस फोर्स, रेसिस्टेंस कम हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात। तो आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो डाइल्यूशन से दो कहानी हमको पता चली, एक तो मोबिलिटी इंक्रीज होगी विस्कोसिटी कम होने की वजह से आयंस की, दूसरा आयन खुद इंक्रीज होता जा रहा है। इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है डाइल्यूशन करने के साथ साथ। समझ में आई बात। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कहानी में सिर्फ एक ही फैक्टर है, कौन, मोबिलिटी ऑफ आयंस। डाइल्यूट करेंगे तो सिर्फ मोबिलिटी इंक्रीज होगी, मूवमेंट इंक्रीज होगा आयन का। लेकिन वीक में मोबिलिटी तो इंक्रीज हो ही रही है, साथ में और क्या इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस, वो भी बढ़ रहा है। तो इसमें दो फैक्टर है कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और स्ट्रॉन्ग वाले में एक फैक्टर है। तो कौन ज़्यादा असरदार हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। समझ आया, आया कि नहीं आया। अच्छा, मान लीजिए मैंने इसको पतला करते करते डाइल्यूट करते करते इन्फिनिट टाइम डाइल्यूट कर दिया, तो कंसंट्रेशन कम होते 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 कितना हो गया होगा, 0 ऑलमोस्ट। अगर मैं इन्हें इन्फिनाइट टाइम, देखिए पानी डालता हूँ तो पानी क्या करती है, आयन को तोड़ती है, आयन बढ़ाती है, बॉन्ड को तोड़ करके आयन बनाती है। मैंने इतना पानी डाल दिया कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो गया, इन्फिनाइट टाइम। तो इन्फिनाइट टाइम आयन भी टूट गए होंगे भाई, इन्फिनाइट टाइम आपने पानी डाला है, डाइल्यूट किया है, तो आयन भी कितने टूट गए होंगे, इन्फिनाइट टाइम। यानी उस समय जो कंडक्टिविटी होगी वो कंडक्टिविटी भी कैसी होगी, कंडक्टिविटी तो बढ़ती जा रही थी ना पानी डालने के साथ साथ, डाइल्यूट करने के साथ साथ। अब मैंने कहा मैंने डाइल्यूशन कितना कर दिया, इन्फिनाइट टाइम, तो कंडक्टिविटी भी क्या हो गई, इन्फिनाइट टाइम। तो इन्फिनिट डाइल्यूशन में कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और ये मैक्सिमम
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस से कई गुना ज़्यादा मैक्सिमम होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 फैक्टर इन्वॉल्व है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है, देखिए 2 फैक्टर समझ में आया ना, मैं जैसे जैसे डाइल्यूट कर रहा हूँ इसकी कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा इंक्रीज होती है, ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा, तो ग्राफ में आप देखेंगे कि मैं थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम कर रहा हूँ, इधर चलते हैं अपन तो कंसंट्रेशन कम होता है, यानी डाइल्यूट करते जा रहे हैं। ग्राफ समझ में आया था, पिछला आया था कि नहीं? तो हम ऐसे चलेंगे, रूट सी बनाया था ना, कंसंट्रेशन ऐसे चल रहे हैं, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। ये एक ग्राफ था वाई एक्सिस का, कंडक्टिविटी का, और ये कंसंट्रेशन। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम किया, यानी थोड़ा सा डाइल्यूट किया, तो इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता था, थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम कीजिए, थोड़ी कंडक्टिविटी बढ़ती है, थोड़ा कंसंट्रेशन कम करिए, थोड़ी कंडक्टिविटी बढ़ती है, थोड़ा और कम करिए कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ती है, क्योंकि वहाँ बढ़ाने वाले एक ही फैक्टर था, मोबिलिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम करिए, यानी थोड़ा सा डाइल्यूट करिए, कंडक्टिविटी का क्या होगा, ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम करिए, थोड़ा और डाइल्यूट करिए, कंडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ कंडक्टिविटी के इंक्रीज होने का सिलसिला जो है वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। समझ आया कि नहीं आया? इसलिए इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम एक्स्ट्रापोलेट करके नहीं बना सकते, समझे ना? मैं भी ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्यों ये एक्स्ट्रापोलेट नहीं होता और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम नहीं पता कर पाते। उस केस में याद करिए, ये ग्राफ बन रहा था KCl का, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, नीचे कंसंट्रेशन है, इधर मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ये KCl का ग्राफ आया था, 2 पॉइंट से एक लकीर खींच के बना लिया। अब इसमें स्केल पट्टी रख के इसी को प्लॉट कर दिए, ऐसे इधर प्लॉट कर दिया ये, तो यहाँ इसने काटा वाई एक्सिस को, तो वही पॉइंट क्या था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन इसका ग्राफ अब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा ना, क्योंकि लीनियरली तो नहीं चेंज हो रहा, जितना कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं उतना ही कंडक्टिविटी नहीं बढ़ रहा। अब थोड़ा सा हिसाब चेंज है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम करते हैं तो कंडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ग्राफ फिर लीनियर नहीं होगा ना। लीनियर ग्राफ कब बनता है, जब दोनों चेंज होने वाली क्वांटिटी एक जैसी चेंज हो रही है, एक थोड़ा सा कम हो तो दूसरा थोड़ा सा बढ़े। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक थोड़ा सा कम हुआ दूसरा ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर ग्राफ लीनियर नहीं होता। आपने पढ़ा है ना ग्राफ, ठीक है। तो पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है, और फिर अपन आते हैं अपने अगले केस में, ठीक है। चलिए नोट करिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है, विच डू नॉट डिसोसिएट 100%, ठीक है। चलिए नोट कर लेते हैं, पहले नोट कर लें, ठीक है, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है। अभी जो जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे वो चीज़ें हमने नोट कर ली। जैसे व्हाट इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले विच डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली या डिसोसिएट कम्प्लीटली। डाइल्यूट करने के साथ साथ इसका आयोनाइजेशन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, आयंस और टूटते जाते हैं। सो विद डाइल्यूशन इट्स आयोनाइजेशन इंक्रीजेस। एट इन्फिनिट डाइल्यूशन द आयोनाइजेशन बिकम्स मैक्सिमम। जितना ज़्यादा आप डाइल्यूट करेंगे उतने ज़्यादा आयंस टूटेंगे, और अगर आपने डाइल्यूशन इन्फिनिट टाइम कर दिया तो आयोनाइजेशन भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिट टाइम मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, उस समय नंबर ऑफ आयंस, देखिए डाइल्यूशन से क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस एज वेल एज मोबिलिटी ऑफ आयंस, दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इंक्रीज डाइल्यूशन के साथ। ये हम डिस्कस कर चुके। तो 2 फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो गए। कौन कौन से फैक्टर, एक है आपका नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होता है डाइल्यूशन के साथ, और दूसरी मोबिलिटी भी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ। ये इंक्रीज होते जाते हैं विद डाइल्यूशन। तो इसका परिणाम क्या निकलता है, एज ए रिजल्ट देयर इज ए लार्ज इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। परिणाम स्वरूप क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। कैसे बहुत ज़्यादा, किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से, ठीक है। स्पेशली एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, इन्फिनिट डाइल्यूशन में तो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिट डाइल्यूशन में आयोनाइजेशन कैसा हो जाता है, मैक्सिमम। आयोनाइजेशन कैसा हो जाता है, ये देखिए मैक्सिमम। इन्फिनिट डाइल्यूशन में आयोनाइजेशन मैक्सिमम, तो लिमिटिंग मोलर ये इस इन्फिनिट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी का क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम एक्स्ट्रापोलेट करके नहीं निकाल सकते। इसी को निकालने के लिए कौन सा लॉ आया, कॉलरैश लॉ, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूँ, देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का सबसे सुंदर स्वीट सा एग्जांपल किसका है, एसिटिक एसिड का। ये सबसे गरीब एसिड है, सबसे वीक एसिड, और इसको बार बार लोग टारगेट करते हैं, इसी को पढ़ाते हैं, इसी को समझाते हैं, क्योंकि ये रटा रटाया रहता है जुबान में।
इसलिए आप भी याद रखिए, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। क्या नाम है भाई इसका? एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसका हमने कॉन्सेंट्रेशन और कंडक्टिविटी इसका ग्राफ बनाया। ये ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं ना, ऑब्जर्वेशन मतलब मैंने सॉल्यूशन को पतला किया, डाइल्यूट किया, तो देखा कंसंट्रेशन कितना है 3 मोल पर व्हाट इज पर सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड। लीटर को क्या करना है? सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लेना। तो ये मोलैरिटी है ना, मोल पर लीटर ही है, लेकिन लीटर को किस में लिख रहे हैं हम यहाँ? सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करके। तो जब मोलैरिटी 3 मोल है पर सेंटीमीटर क्यूब, समझ गए ना? 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन मतलब क्या? 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा एक क्यूब बना जिसका साइड 1 1 1 है। उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये उसकी कंसंट्रेशन है। समझ रहे हो ना? 1 सेंटीमीटर का सॉल्यूशन समझ गया जिसका वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। समझे कि नहीं समझे? एक क्यूब उठाइए, क्यूब क्यूबॉइड तो देखे हैं ना, क्यूब का डायमेंशन कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। तो कैसा डब्बा बनेगा? तो आप लोग खेलते हो ना वो ब्लॉक कलर सेट करने वाला, वैसा ही एक डब्बा बन जाएगा 1 सेंटीमीटर का। उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये उसका कंसंट्रेशन है। समझे? तो अभी कितना है उसमें? 3 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पर तो सब में आना है ना, सब तो उसी डब्बे के लिए अपन चेक कर रहे हैं। तो 3 मोल जब कॉन्सेंट्रेशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, तो उस समय हमने कंडक्टिविटी निकाली, कितना आया? 0.54। ये हमने लैब में कैलकुलेट करके देखा। और ये कैसे निकालते हैं अपन? कैसे निकालते हैं? कापा अपॉन कापा की वैल्यू तो हम नाप सकते हैं ना, बड़ा आसान होता है। कापा क्या चीज़ है? वही 1 सेंटीमीटर क्यूब के डब्बे में जो सॉल्यूशन है, वो जो कंडक्टिविटी दिखाता है वो। तो उसकी कंडक्टिविटी कैसे नापते हैं? उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? R चाहिए, L चाहिए, A चाहिए, बस निकाल लेंगे। समझे ना? तो कापा निकल गया, तो कापा अपॉन C करे तो क्या आ गया? ये आ गया। फिर और पतला किया सॉल्यूशन को, यानी और पानी डाला तो कंसंट्रेशन और कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन कम, याद है? फिर कैलकुलेट किया तो मोलर कंडक्टिविटी देखिए कितनी आ गई? 0.80। ये 0.5 है, थोड़ा सा चेंज किया, देखिए कितना चेंज आया? 1। 3 से कंसंट्रेशन कितना हुआ? 1 कम हुआ, 1 मोल कम हुआ कंसंट्रेशन, लेकिन ये 0.5 से कितना बढ़ गया? 0.8। 1 कम होता है कंसंट्रेशन तो ये कितना बढ़ जाता है? 3 टाइम्स कम हुआ। 0.5 से 0.8 कितना होता है? ये 0.50 है, 0.80, 30 कम हो गया, 0.30 कम हो गया। एक और कम किए, 1 मोल और कम किए कंसंट्रेशन डाइल्यूट करके, तो देखिए ये 8 से कितना चला गया? 130। 0.80 था ना, यानी 80 मानो तो कहाँ चला गया? 130। 50 और कम हो गया। अभी कितना कम हुआ था? 30। अब कितना कम हो गया? 50। 50 टाइम, समझ रहे हैं ना डेसिमल में? फिर हमने थोड़ा सा और कम किया, थोड़ा सा, ऑलमोस्ट 1 ही कम हुआ। 1 और 0 के बीच में कितना का गैप है? 1 का ही तो गैप है, और ये 0 के बिल्कुल नज़दीक है, अभी 0 नहीं किया, तो यानी 1 कंसंट्रेशन और कम किया हमने, 1 मोल। तो फिर ये कितना चेंज हो गया? 130 से कहाँ पहुँच गया? 460। कितना इंक्रीज हो गया? पहले कितना इंक्रीज हुआ था? 50 से 80, 30 इंक्रीज हुआ। 80 से 130, 50 इंक्रीज हुआ। अब 130 से कहाँ चला गया? 460। कितना इंक्रीज हुआ? 130 से 460, कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। तो देखिए हम तो कंसंट्रेशन सिर्फ 1 1 1 चेंज करते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, 1 1 1 1। लेकिन ये जो कंडक्टिविटी के बढ़ने का सिलसिला है, क्या ये एक जैसा बढ़ रहा है कि 30 यहाँ बढ़ा तो अगली बार मैं तो कंसंट्रेशन 1 ही चेंज कर रहा हूँ, 1 कम कर रहा हूँ। 1 कम करने में शुरू में 30 बढ़ा था कंडक्टिविटी, फिर 1 कम किया तो उसको फिर 30 बढ़ना चाहिए था, लेकिन कितना बढ़ा? 50। फिर 1 कम किया तो फिर उसको 30 बढ़ना चाहिए, लेकिन कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? अब ये मैं कैसे निकाल के बताऊं? 130 से इसको 150 मान लो, 150 से 450 कितना गया? 300 बढ़ा, मान लो अप्रॉक्स 300, तो 300 टाइम बढ़ गया, ज़्यादा नहीं बढ़ गया कुछ। इसलिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बनेगा? क्या लीनियर बनेगा? नहीं बनेगा। अगर बराबर बराबर बढ़ता, 1 कम करते तो 30 बढ़ता, फिर 1 कम करते तो 30 बढ़ता, फिर 1 कम करते तो 30 बढ़ता, तो ये कैसा सिलसिला होता? लीनियर। लेकिन ये लीनियर नहीं है, तो इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया ऐसे। इधर क्या लेना है हमको? कंसंट्रेशन रूट के साथ, ठीक है ना? और इधर क्या लेना है? मोलर कंडक्टिविटी ऐसी, ठीक है? ये हमारा 0 कंसंट्रेशन है। यहाँ पर डाइल्यूट करेंगे तो किधर जाएंगे? उधर जाएंगे, किधर आएंगे? अब तो ये समझ गए आप कहानी ना? डाइल्यूट करते हैं यानी वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होता जाता है?
कम, तो यानी हम अगर इधर आएंगे इसका मतलब है डाइल्यूट कर रहे हैं, है ना। तो ग्राफ इसका कैसे मिलेगा, मान लो किसी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी इतनी थी, इतनी, यहाँ पर ये कंसंट्रेशन था, थोड़ा सा कंसंट्रेशन मैंने और कम किया इतना, तो थोड़ा कंसंट्रेशन कम करूँगा तो मोलैरिटी, ये कंडक्टिविटी इतनी थी, थोड़ा कंसंट्रेशन कम करने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो थोड़ी सी कंडक्टिविटी बढ़ी इतनी, थोड़ा और कम किया तो कंडक्टिविटी और इंक्रीज हुई, अभी ये कंडक्टिविटी यहाँ है फिर और इंक्रीज हो गई, थोड़ा सा और कम करते हैं तो कंडक्टिविटी हम देखते हैं यहाँ पहुँच गई, ठीक है। इसको और इधर बना लेते हैं ऐसे, और कम करेंगे तो कंडक्टिविटी यहाँ पहुँच गई, और कम करेंगे तो कंडक्टिविटी और इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पहुँच गई, और कम करेंगे तो कंडक्टिविटी ऐसे पहुँच गई। लेकिन ये ऐसे समझ में आ रहा है कैसे बढ़ रहा है, अगर थोड़ा सा कम करते तो थोड़ा सा बढ़ता तो वो लीनियर होता, लेकिन हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं तो ये ज़्यादा ऊपर चला जा रहा है, ये ज़्यादा बढ़ जा रहा है, इसलिए ये ऐसा मिलेगा, पॉइंट्स हमको मिलेगा। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ग्राफ कैसा मिलेगा, है ना, ये ग्राफ हमको ऐसा मिल जाएगा, ये ऐसा मिला, यहाँ ये पॉइंट, यहाँ ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये ऐसा मिला, मिलेगा। इसको और फाइन बनाते हैं ना, बिल्कुल कर्व मिलेगा, पैराबोलिक कर्व। ये तो समझ गए ना कैसे बन रहा है, ठीक है। ये ऐसा बनेगा, ऐसा आया समझ, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट, ये हमको आना उस तरफ से है, ये इधर से कंसंट्रेशन कम करते आ रहे हैं तो ये जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए जब हम यहाँ पर पहुँचे कंसंट्रेशन कम करते करते तो ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ। अब मैं और कंसंट्रेशन कम करूँगा तो ये और बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या इसको काटेगा, नहीं काटेगा। इसलिए अब बताइए क्या इसको पीछे प्लॉट करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पाई जा सकती है, नहीं निकाला जा सकता, इसलिए एक्स्ट्रापोलेशन से इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाली जा सकती, ठीक है ना। ये है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ है, इसको नोट करें। तो फिर हम कैसे निकालेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अब कौन सा लॉ आ रहा है, कॉलरैश लॉ, ठीक है, ये समझ गए, इसको नोट कर लें। कॉलरैश लॉ, ठीक है। देखिए हमारा टारगेट क्या है, क्या निकालना, बोलिए। पहले टारगेट सेट होना चाहिए ना, तब तो बात आगे बढ़े। निकालना क्या है, क्या निकालने जा रहे हैं अपन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग की तो डिबे हैकल एंड ऑनसैगर ने बता दिया निकाल के कैसे निकालते हैं, और एक इक्वेशन भी उन्होंने बना दिया था। इक्वेशन याद है क्या, क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, इक्वेशन पूछ रहा हूँ डिबे हैकल और ऑनसैगर का, आप लोग क्या बता रहे हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ना, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए रूट सी, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट एम माइनस ए रूट सी। याद आया, ये डिबे हैकल ऑनसैगर का इक्वेशन है, ठीक है, कि भूल बैठे। हाँ, अब हमारा टारगेट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता लगाना, जो कि एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से नहीं निकल रहा था, है ना। स्ट्रॉन्ग वाले का निकल जाता है एक्स्ट्रापोलेट करके, वीक वाले का ग्राफ थोड़ा सा अटपटा सा बनता है, पैराबोलिक बन जाता है ना। हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम करते हैं तो कंडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसलिए ग्राफ ऐसा चला गया था, ठीक है ना। और उसको एक्स्ट्रापोलेट करके इस डंडी को नहीं कटाया जा सकता, इसलिए हमको अब कॉलरैश साहब की सहायता लेनी पड़ी, ठीक है। अब देखिए ये इन्होंने कैसे कैलकुलेट करवाया वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चुने, क्या चुने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चुने और उनका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाला। कैसे निकाला होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, वही जो ऑनसैगर साहब ने बताया था वैसे ही निकालते हैं। तो कॉलरैश ने क्या किया, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए,
सेलेक्टेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए और उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाली, किसकी हेल्प से, जो पहले हम डिस्कस कर आए हैं डीबे हकल के मेथड से, या एक्स्ट्रापोलेट कर करके उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या निकाल ली, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली। किसकी निकाली, हाँ उसको निकालना किसका है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए सहायता किसका ले रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का उन्होंने निकाला। ठीक है, और निकाल के उन्होंने एक बड़ी अजीब चीज़ देखी कि मैं कोई दो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना, जिसकी अभी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उन्होंने निकाली है बाय एक्स्ट्रापोलेट ऑफ ग्राफ या डीबे हकल के मेथड से, किसी भी मेथड से निकाला। तो उन्होंने जो इलेक्ट्रोलाइट के निकाले लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उन्होंने एक बड़ी अजीब सी चीज़ देखी कि मैं दो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट उठाऊं, कितने इलेक्ट्रोलाइट, दो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट उठाऊं जिसमें कोई भी एक आयन एक जैसा हो। जैसे मैं ले रहा हूं NaCl KCl, NaCl KCl, कौन सा आयन एक जैसा है, Cl Cl, KCl में भी Cl आ रहा है क्लोराइड आयन, NaCl में भी Cl आ रहा है क्लोराइड आयन। तो ये दो इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग है ना, एक KCl है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी है NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन एक आयन एक जैसा है, कॉमन है, कॉमन आयन आया ना। तो इसका उन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, तो उसका कुछ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा, एक्स्ट्रापोलेट करके कुछ वैल्यू आएगी, लैम्डा m की कुछ वैल्यू आएगी ना लिमिटिंग के केस में। उसी तरह KCl का भी कुछ आएगा, तो NaCl का भी उन्होंने निकाला लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और KCl का भी निकाला, और निकाल के उन्होंने देखा कि इसमें एक आयन सेम है। तो जब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ, इसके भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का और इसके भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, जब मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो मुझे एक ही नंबर मिलता है बार बार। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्या कहने का मतलब है। निकाला तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उन्होंने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या निकाला, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब उसमें से दो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट चुन रहे हैं जिसमें एक आयन एक जैसा है, चाहे कैटायन एक जैसा हो चाहे एनायन एक जैसा हो। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, KCl उठा लिया, NaCl उठा लिया, तो कौन सा आयन सेम है, Cl। कौन सा आयन सेम है, Cl। या मान लो अगर वो उठाते KCl और एक उठा लेते KBr, तो कौन सा आयन सेम होता, अब K, पोटासियम पोटासियम। कोई भी दो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे उठाते हैं जिसमें कोई ना कोई एक आयन कॉमन है ना, तो हम देखते हैं कि उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की डिफरेंस हमेशा एक ही नंबर आता है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट उठा के चेक करिए। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पर लिस्ट नोट करता हूँ बुक से, अपने NCERT से या रेफरेंस बुक से, और उससे आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस कैसे सबका एक आ जाता है। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा नोट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। करें थोड़े से एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। सबकी मोलर कंडक्टिविटी हमने निकाली। मोलर कंडक्टिविटी ये देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सबके सब, तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने का तरीका क्या है, वही कापा अपॉन C। ठीक है, उसी मेथड का यूज़ करके उन्होंने सबकी मोलर कंडक्टिविटी निकाली। समझ में आई बात, ये निकालना आसान है ना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकाला, उसको एक्स्ट्रापोलेट किया, जहाँ पर वो काटेगा मोलर कंडक्टिविटी वाली लाइन को, वही क्या मिल जाएगा हमको। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ये निकालना आसान है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो कॉलरेश ने क्या किया, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट के, तो मैं खाली एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या किया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाला। अब उन्होंने ऐसे जोड़े बनाए जिसमें एक आयन कॉमन है, सेम है। जैसे अगर KCl ले रहा हूँ तो Cl वाला एक और ले लेता हूँ, KCl के बजाय यहाँ मैं NaCl के बजाय HCl भी ले सकता था। Cl और Cl एक जैसे आयन है, मैं ये कौन सा आयन होता है, माइनस आयन। माइनस आयन को क्या बोलते हैं, एनायन। तो ये ऐसे जोड़े मैंने यहाँ लिखे हैं जिसमें एनायन क्या है, सेम है। इसमें देखिए कौन सा एनायन है, Br माइनस, सेम है। यहाँ देखिए NO3 माइनस सेम है। तो ऐसे जोड़े मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जिसमें कौन सा आयन सेम है, एनायन। और यहाँ पर ऐसे जोड़े मैं लिख रहा हूँ जिसमें कौन सा आयन सेम है, कैटायन। जैसे K और K प्लस सेम, Na प्लस सेम, Li प्लस सेम। ठीक है ना। तो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऐसे पेयर उन्होंने बनाए जिसमें एक आयन कैसा हो, एनायन सेम हो या कैटायन सेम हो। उसके बाद हर एक की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो वो कैलकुलेट कर चुके हैं। इसमें उन्होंने एक बड़ा अजीब सा चीज़ ये देखा कि जब वो इसका डिफरेंस निकालते हैं, इधर मैं निकाल रहा हूँ डिफरेंस, तो डिफरेंस जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे ये आता है 23.4। ये
कितना आया 23.4, और हर एक का वही आएगा, हर एक का वही आएगा, चाहे कुछ भी हो, हर एक का वही आएगा। समझ रहे हैं ना? इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये KCl है, NaCl है, ये KBr है, NaBr है, ये KNO3 है, NaNO3 है, कोई भी आयन हो, फर्क किससे पड़ रहा है? एक एनायन एनायन सेम है। यहाँ भी देखिए, वो एनायन दूसरा है, ये एनायन दूसरा है। समझ रहे हैं ना? ये Br है, वो NO3 है, ये Cl है, ये Cl है। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट उठाइए जिसका आयन सेम है, एक आयन, एनायन एनायन या कैटायन कैटायन, तो इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस कैसा होता है? कांस्टेंट, वही आएगा, चाहे इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो। एक एनायन एनायन सेम है तो डिफरेंस हमेशा इतना ही आएगा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए। समझ रहे हैं ना? एनायन सेम होगा तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस हमेशा कैसा आएगा? कांस्टेंट नंबर। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पर जब हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये डिफरेंस कितना आता है? 9 में से 9 गया 0, और ओ ये मैंने छोड़ दिया क्या? 15, 151 है ये ना, 151, 11 में से 9 गया 2, ठीक है, और 14 में से 14 गया 0, यानी 2.0। तो यहाँ भी आप देखेंगे कितना आएगा? 2.0। यहाँ भी आप देखेंगे कितना आएगा? 2.0। समझ रहे हैं? कोई दो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट उठाइए जिसका कैट आयन सेम है, क्या सेम है? कैट आयन सेम है, तो उनके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस हमेशा कितना आएगा? 2। ये राउंड ऑफ करके मैंने लिखा, आपके NCERT में 1.8 या 1.9 दिया हुआ है, ठीक है ना? तो वो राउंड ऑफ करके 2 ही हो जाएगा लगभग। तो हम ये मान सकते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जोड़ा जिसमें कैट आयन सेम है, तो उसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस कितना होगा? 2। हर केस में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट उठा लीजिए, अगर कैट आयन सेम है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस कितना होना है? 2, और एन आयन सेम है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस कितना होना है? 23.4। ये समझ में आया? तो ये चीज़ जब उन्होंने कैलकुलेट की, कॉलरैश ने, तो उनके दिमाग में एक बत्ती जली। वो बत्ती ये थी कि बत्ती जली, और बत्ती जलने के बाद उन्होंने लॉ बना लिया, है ना? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लॉ बनाया, और सहायता किसकी ले रहे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ये तो खाली एक नंबर उनको दिखा ना कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस एक जैसा हो सकता है, मैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट उठाऊं, है ना? ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर मोलर कंडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार कौन है? ध्यान से सुनिए, आयंस। अब वो आयन चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, है ना? हमने ये पढ़ रखा है पहले से ही कि किसी सॉल्यूशन के अंदर जितने आयन होते हैं, आयन का चलना ही क्या है? चार्ज का चलना, और चार्ज का चलना ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का चलना। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए जिम्मेदार कौन है? चार्ज। और चार्ज चाहे इलेक्ट्रॉन के रूप में चले या आयन के रूप में चले, है ना? अब एक चीज़ हम पहले पढ़ रहे थे सॉल्यूशन के चैप्टर में, जब अपन वेन हॉफ फैक्टर पढ़ रहे थे। मैं एक इलेक्ट्रोलाइट डालता हूँ बाहर से 1 मोल, तो कोई इलेक्ट्रोलाइट अंदर जाकर के 3 आयन देता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट अंदर जाके 2 आयन देता है, कोई अंदर जाके 4, कोई अंदर जाके 5 आयन देता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर सॉल्यूशन के अंदर हमेशा सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाहर से हमको दिखता है कि हम 1 मोल डाल रहे हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद पता नहीं वो 1 मोल से कितने आयन बना रहा है। हो सकता है कोई 1 मोल से 2 ही आयन दे, जैसे NaCl 1 मोल डालोगे तो 1 मोल Na+ मिलेगा, 1 मोल Cl- मिलेगा, तो 2 ही आयन मिल रहा है। 1 मोल आप K2SO4 डालोगे तो कितने आयन मिलेंगे? 3। कितने? 3। कौन से? 2 K+ और 1 SO4-। तो बाहर से तो मैंने 1 मोल डाला ना, मुझे क्या पता है अगर मैं 1 मोल डालता हूं तो अंदर कितने आयन मिलते हैं? 2। लेकिन K2SO4 अंदर जाके कितने आयन देता है? 3 आयन देता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर अलग अलग होता है सॉल्यूशन के अंदर। समझ आया? तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जिम्मेदार कौन है? आयन्स। अब जितने भी आयन हो, जितने भी कैटायन हो, जितने भी एनायन हो, हर एक जिम्मेदार है मोलर कंडक्टिविटी के लिए। समझ में आया? हर एक जिम्मेदार है मोलर कंडक्टिविटी के लिए। कौन? फिर से सुनिए, इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला, उसमें जितने कैटायन बनेंगे, जितने एनायन बनेंगे, यानी जितने प्लस आयन बनेंगे, जितने माइनस आयन बनेंगे, ये सब के सब आयन ही रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? मोलर कंडक्टिविटी के लिए। तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं है ना, ये तो हम पहले से जान रहे हैं। जितने टाइप के आयन होंगे वो सब के सब आयन चलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, है ना?
इसी चीज को कॉलरेज ने लॉ बना के प्रपोज किया, और ये कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने क्या बोला, मोलर कंडक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जितने एनायन है जितने कैटायन है, हर एक रिस्पॉन्सिबल है, हर एक अपना कंट्रीब्यूशन देता है, तब जाकर के टोटल मोलर कंडक्टिविटी बनती है। समझ रहे, जितने एनायन है जितने कैटायन है, हर एक की कंडक्टिविटी को ऐड करिए, हर एक की कंडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करिए, तब जाके क्या बनेगा उस सॉल्यूशन का, मोलर कंडक्टिविटी। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला, उसने 2 आयन दिए, Na+ दिया, Cl- दिया, तो 2 ही टाइप के आयन हुए ना। तो कैटायन भी ले लीजिए, एनायन भी ले लीजिए, दोनों का कंडक्टिविटी अलग अलग निकालिए, जोड़ दीजिए, उस सॉल्यूशन का क्या बन गया, मोलर कंडक्टिविटी। एक इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला, उसने 3 आयन दिया, 2K+ दिया और एक SO4- दिया, 3 आयन दिया, तो तीनों में से तीनों के आप क्या लेंगे, कंडक्टिविटी, तीनों का क्या लेंगे, तीनों आयन का कंडक्टिविटी, और तीनों के कंट्रीब्यूशन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी। ये तो कोई नया बात नहीं है ना, ये तो पुरानी चीज है। पुरानी चीज को ही नए तरीके से तोड़ मरोड़ के ये लॉ बना के प्रपोज कर दिया गया। समझ आया? तो क्या बोलता है कॉलरेज का लॉ, क्या बोलता है, लिख लेते हैं, है ना। चलिए, 1876 में उन्होंने प्रपोज किया था ना लॉ को, कब, हाँ, तो नोट करें, ही प्रपोज्ड दिस लॉ इन 1876, कॉलरेज लॉ। ये बुक का स्टेटमेंट हम कोट कर रहे हैं ना डायरेक्ट। इट इज स्टेट दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कौन सी कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन। क्या मतलब हुआ, किसी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी कैसे बनती है, तो आंसर है उसमें जितने एनायन होते हैं जितने कैटायन होते हैं उन्हीं के कंट्रीब्यूशन से बनती है। तो वो जितनी कंडक्टिविटी दिखाएंगे एनायन और कैटायन, उन्हीं के सम का टोटल क्या बनेगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है ना। या इसको एक तरीके से आप और लिख सकते हैं सरल तरीके से, वो आप नोट कर लें, मैं बोलता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लिखिए, एट इन्फिनिट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इन्फिनिट डाइल्यूशन में डिसोसिएशन पूरी तरह से टूट जाता है ना। स्ट्रॉन्ग हो वीक हो कोई भी, इन्फिनिट डाइल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट हमेशा 100% डिसोसिएट हो जाता है। एट इन्फिनिट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड, कॉमा लिख लिए, डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड, ईच आयन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ईच आयन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ईच आयन मतलब दोनों आ गए ना, कैटायन और एनायन, ईच आयन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट contribute towards molar conductivity, contribute towards molar conductivity, contribute towards molar conductivity, comma, irrespective of their nature, yeah, irrespective of nature of other ions, nature of other ions with which it is associated, with which it is associated। क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब एक ही है सरल शब्दों में कि किसी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी कैसे बन जाती है, कैसे पता चलती है, किसकी वजह से बनी मोलर कंडक्टिविटी। तो आंसर है उसमें जितने कैटायन है जितने एनायन है उसकी जो कंडक्टिविटी होगी उसी का सम क्या है, सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एक ही चीज़ है। समझ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो जितने आयन बनेंगे एक इलेक्ट्रोलाइट से, हर एक आयन की कंडक्टिविटी आपको लेनी है, हर एक आयन की कंडक्टिविटी आपको लेनी है, क्योंकि हर एक आयन की कंडक्टिविटी ही क्या है, टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर देखिए ना, जैसे मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहता हूँ NaCl का, तो NaCl कितने आयन देगा, 2 आयन देगा। ध्यान से देखिएगा, बाद में लिखिएगा। एक आयन इसने क्या दिया, Na+, दूसरा आयन इसने क्या देना है, Cl-। तो आप Na+ की भी कंडक्टिविटी लेंगे और इस आयन के एक आयन की इंडिविजुअल कंडक्टिविटी आप लिखेंगे ऐसे, ये इसको पता है ना, आप 0 भी लिख सकते हैं, 0 कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी, वही बात है इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये आप इन्फिनाइट भी लिख सकते हैं।
तो इसका भी कंडक्टिविटी लेंगे, दिस इज ऑल्सो कंडक्टिविटी लैम्डा, और इसका भी कंडक्टिविटी आप लेंगे, और दोनों की कंडक्टिविटी जब आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल उस इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बन जाएगा। समझे ना? जैसे मैंने लिया MgCl, MgCl2, इसकी मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। जैसा मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेके दिखा रहा हूँ आपको, इसकी मुझे क्या निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो पहले देखेंगे कितने आयन देगा, कितने आयन देगा बोलिए, एक देगा, कितने देगा, 3 की 2, बोलो बोलो, 3 आयन देगा। एक क्या देगा, Mg2+, और एक क्या देगा, Cl-, लेकिन कितने Cl-, 2। तो आपको इसका भी कंडक्टिविटी लेना है 2 Cl- का, और इसका भी कंडक्टिविटी लेना है 1 Mg2+ का। समझ रहे हैं? तो टोटल आयन कितने हो गए, 3 हो गए ना। तो इसकी कंडक्टिविटी जब हम इंडिविजुअल दोनों को निकाल के ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझे कि नहीं समझे? और ये है तरीका लिखने का, ऐसे हम लिखा करेंगे। समझ आई बात? तो इसका एक मैं स्टैंडर्ड नोटेशन बना देता हूँ, उसको आप नोट कर लें, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इस फॉर्मूले की, A और B, ठीक है। A के नीचे नंबर है X और B के नीचे नंबर है Y। इसका मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये एक इलेक्ट्रोलाइट है जो किससे किससे बना है, A आयन और B आयन से। ये जब घुलेगा पानी में तो कितने आयन देगा, 2 आयन देगा, 2 देगा, 4 देगा, 10 देगा, जितने भी दे। एक टाइप का कौन सा आयन होगा, A+ और एक होगा B-। तो ये जब पानी में घुलता है तो घुल के ये क्या दे रहा है, A+, और एक क्या देगा, B-। ठीक है। अब यहाँ इसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, आप तो ये पढ़ रखे हैं ना कैसे कैसे चार्ज लिखते हैं। जैसे ये MgCl2 है तो 2 यहाँ है, तो ये चार्ज कहाँ दिखता है, Mg के ऊपर, और Mg के नीचे जो नंबर है वो नंबर कहाँ दिखता है, यहाँ दूसरे वाले के ऊपर। तो देखो यहाँ X है, X, और ये है Y, तो Y कहाँ दिख रहा है, A के ऊपर। A के ऊपर कौन दिख रहा है, Y, और ये इसके नीचे X, इसके नीचे Y है ना। तो Cl के ऊपर कौन दिखेगा, X, 1। तो ये है X, ये है Y, तो A के ऊपर कौन दिखेगा, Y, तो +Y, और B के ऊपर कौन दिखेगा। ऐसे निकालते हो तुम लोग ना बैलेंसी, ऐसे करते हो, बोल दो एक बार हंस के, X, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 2 था, तो ये तो पावर में यहाँ आया चार्ज में, लेकिन 2 टाइम्स Cl है, तो ये 2 और कहाँ दिखता है, Cl को 2 बार बताने के लिए यहाँ दिखता है। तो अगर ये Y है तो B को 2 बार बताने के लिए Y कहाँ होगा, B के सामने। सो ये Y हो गया, ऐसे कंडक्टिविटी लिख रहे हैं ना, तो कंडक्टिविटी के सामने ये तो क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ना है, नंबर ना है, तो सामने आ गया कंडक्टिविटी के। इसी तरह इसके कंडक्टिविटी के सामने कौन सा नंबर आना है, X। तरीका समझ में आ रहा है बनाने का, ठीक है। ये स्टैंडर्ड नोटेशन नोट कर लें। अब बताइए कोलरेज लॉ कोई नया नियम है क्या? ये तो हम बार बार कब से चिल्लाते आ रहे हैं कि जितने आयन होते हैं पानी के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, उसी की कंडक्टिविटी क्या कहलाती है, पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी। हर एक आयन के पास चार्ज होता है, प्लस या माइनस, चार्ज का चलना है, इलेक्ट्रिक करंट का चलना है, तो कंडक्टिविटी आपको पूरे आयन की कंसीडर करनी है, हर टाइप के आयन का। समझ गए कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, आए समझ। दिस इज कोलरेज लॉ। दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट आप कोट कर लीजिए, ये आपकी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है और मैंने जो लिखा है वो खुद का बनाया हुआ स्टेटमेंट है, ठीक है। नोट करें इसको। अब अपने काम की चीज़ आ रही है ना, जो हमको करना है और जहाँ से हमारे क्वेश्चंस में पेपर में क्वेश्चंस आ देंगे, ठीक है ना, वो चीज़ें पर ले रहे हैं। हेडिंग दें एप्लीकेशन ऑफ कोलरेज लॉ। एप्लीकेशन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ कोलरेज लॉ, ठीक है, ठीक है। पहला एप्लीकेशन हम क्या निकालने बैठे थे आज के लेक्चर में, बोलिए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अभी हमने किसका निकाला, स्ट्रॉन्ग का, निकाल के डिफरेंस वगैरह चेक किया और एक स्टेटमेंट कोट किया सिर्फ। अब हम आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकालते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो पहला एप्लीकेशन लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैलकुलेशन ऑफ
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे। ठीक भैया, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए हेडिंग। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे निकालेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के निकालने का कोई तरीका नहीं है, तरीका एक ही है कि पहले स्ट्रॉन्ग को पकड़ो, स्ट्रॉन्ग का निकाल लो और स्ट्रॉन्ग की हेल्प से वीक का निकाल लो। समझ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया ना। तो इसमें लिख लीजिए, लिख लीजिए, अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ weak electrolytes can be calculated by the knowledge of limiting molar conductivity of strong electrolyte। ठीक है, वीक का निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो किसकी सहायता से निकालेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको मालूम होना चाहिए, और अगर मालूम है तो आप वीक का निकाल लेंगे। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है इसी पर रिलेटेड, वो एग्जांपल मैं यहीं पर कोट कर लेता हूँ। ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसको समझ गए तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे आप बना लोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको बनाने का। मान लीजिए, देखिए मुझे निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक एसिड, और सबसे गरीब एसिड कौन है, वीक एसिड, सबसे अच्छा स्वीट एंड स्वीट। तो इसका मुझे निकालना है, ये मैं निकालना चाहता हूँ कितना आएगा, ये वीक है ना, ये मुझे निकालना है। तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज मुझे पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ से कौन कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लूँ जिसकी सहायता से कट पिट करके इधर उधर करके मैं ये बना लूँ, ये बना लूँ। तो देखिए पहला मैं चुन रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, पहला मैं चुन रहा हूँ NaCl, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैं ले लूँगा। ठीक है ना। दूसरा मैं चुन रहा हूँ HCl, HCl, ठीक है। और तीसरा मैं ले रहा हूँ एक सॉल्ट ले लेता हूँ CH3COONA, ये सॉल्ट है ना, सोडियम एसीटेट। हर सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये एसिड है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये तीन क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाली जा सकती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो तीन मैंने ऐसे चुने जिसकी सहायता से मैं इसका निकालूंगा। ठीक है ना। अब कॉलरैश लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। कॉलरैश लॉ क्या बोलता है, क्या बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किससे बनती है, उसमें जितने आयन होते हैं हर एक आयन कंट्रीब्यूट करता है इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बनाने के लिए। तो अगर मैं बात करूं NaCl की, देखिएगा ना, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, तो इसको कौन बनाएगा, तो आंसर है Na+ और Cl- कंट्रीब्यूट करेगा तो ये बनेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। जब ये दोनों आयन कंट्रीब्यूट करेंगे तो बनेगा। इसी तरह से HCl के लिए लिखूं तो कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयन एंड कंडक्टिविटी ऑफ Cl- आयन। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कंडक्टिविटी लिखता हूं CH3COONA की, तो कैसे आएगा, ये किससे बनेगा, तो आंसर है कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO- और कंडक्टिविटी ऑफ Na+। ये हुआ, यहाँ तक समझे, समझे कि नहीं समझे, बोलिए समझे कि नहीं समझे, समझ गए। अब देखिए ये मेरे पास ये कॉलरैश लॉ लगाया मैंने कि इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये जितने आयन देगा उन सब आयन की कंडक्टिविटी को जब आप जोड़ेंगे तो यही कंट्रीब्यूट करके क्या बनाते हैं,
टोटल एसीटेट सोडियम एसीटेट आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बनाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए ना, अब हमको किसका निकालना था, हमारा टारगेट तो वीक था ये वाला, ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो क्या आप इसमें से ये बना सकते हैं? ये जब टूटता तो किस में टूटता, देखिए ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, ये किस में टूटता? तो आंसर है दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस और कंडक्टिविटी ऑफ H+, इसी में टूटता ना, टूटता ना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे CH3COOH बनाना है इसकी मोलर कंडक्टिविटी, तो मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। क्या मेरे यहाँ पर इक्वेशन में आ रहा है कहीं कुछ? तो आंसर है ये है। इसे मैं बचा लूँ और इसमें मैं क्या जोड़ दूँ, ये जोड़ दूँ, तो इन दोनों कंडक्टिविटी का सम ही क्या बनेगा, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ रहे हैं? तो बाकी सबको क्या करना है, कटा पिटा के अलग कर देना है। क्या करना है, कटाना है। अब ये कैसे कटेंगे, इसके लिए ट्रिक सुनिए, इसके लिए ट्रिक सुनिए। ये 3 मैंने लिए ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, किसी 2 को ऐड करेंगे, 1 को घटा देंगे। क्या करना है, किसी 2 को ऐड करेंगे और 1 को घटाना। किसको ऐड करना है, तो याद रखिएगा ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, किसको ऐड करना है, जिसमें कोई भी आयन सेम ना हो, जिसमें कोई भी आयन कॉमन नहीं होना चाहिए, न कैटायन कैटायन, न एनायन एनायन, कोई भी आयन कॉमन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो अनकॉमन आयन वाले डेटा को ऐड करना है और कॉमन आयन वाले डेटा को सब्ट्रैक्ट करना है। लिखिए इसको ट्रिक बना के डब्बे के अंदर, क्या लिखेंगे, मातृभाषा में लिखिए, अनकॉमन आयन वाले डेटा को ऐड करेंगे आपस में, ठीक है, और कॉमन आयन वाले डेटा को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अनकॉमन आयन वाले डेटा को ऐड करेंगे आपस में, ये पता चल जाएगा ना किसको किसको जोड़ना है, किसको घटाना है। अभी तो हम नहीं जान रहे हैं किन 2 को जोड़े, किसको घटाएं, तो ये आ जाए, है ना। तो हमको क्या करना है, अनकॉमन आयन वाले डेटा को ऐड करना है और कॉमन आयन वाले डेटा को सब्ट्रैक्ट करना है। लिख लिए। अब देखिए ना, यहाँ देखिए 2 ऐसी चीज़ें पकड़िए जिसमें एक भी आयन कॉमन ना हो। अगर मैं ये दोनों लेता हूँ NaCl HCl, तो इसमें एक आयन Cl- कॉमन है, नहीं लेना है। कॉमन है, नहीं लेना है, ठीक है ना। अगर मैं ये पकड़ता हूँ NaCl और CH3COONA, तो इसमें देखिए Na+ है, इसमें भी Na+ है, कॉमन आयन है, नहीं लेना है। तो कौन सा लें, एक मैं ले लूँ ये H+Cl-, ये माइनस ये माइनस, इसमें कोई आयन कॉमन है क्या दोनों में, नहीं है। तो इन दोनों को क्या करें, ऐड करें। तो इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ ना, ध्यान से देखिएगा। ऐड किसको करना है मुझे, इसको और इसको, ठीक है। तो ये मैंने लिया H+Cl-, इसमें किसको ऐड करूं, ये ऐड कर दिए अनकॉमन डेटा को। अब सब्ट्रैक्ट किसको करना है, जिसमें कॉमन आयन आता हो। देखिए ये और ये कौन सा आयन कॉमन है, Cl, ये और ये कौन सा आयन कॉमन है, Na+, तो इसमें भी कॉमन आयन है, इसमें भी कॉमन आयन है, तो ये इसके साथ भी कॉमन है, इसके साथ भी कॉमन है ना। तो ये कॉमन वाला हो गया, तो इसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो Na+ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और प्लस क्या लिखना है, Cl- ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट खुलेगा तो Cl- भी क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है ना। ये देखिए इस पूरे को माइनस कर रहे हैं ना, तो ब्रैकेट में लिखोगे, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए Cl- Na+, क्या बचा, H+ बचा, यहाँ क्या बचा, H+, और यहाँ क्या बचा, ये, और यही मिला करके क्या बनाने वाला है, टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। यही तो निकालना था। समझ आए कि नहीं आया। तो सिर्फ लॉजिक क्या याद रखना है, अब अगली बार से मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ये सब दंतफन नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखा करेंगे, किस 2 को जोड़ना है जिसमें एक भी आयन कॉमन नहीं है।
तो यहाँ से देखिए NaCl HCl, Cl कॉमन है, ये तो कॉलरैश लॉ बताने के लिए लिखा मैंने, ऐसा होता है। ये और ये कॉमन है, Na और इस पर भी Na आ रहा है, कॉमन है, नहीं लेंगे। इसको देखिए, कोई भी कॉमन नहीं, इन दोनों की जो भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी ऐड कर देंगे और माइनस किसको कर देंगे इसको, तो टोटल किसका आ जाएगा जिसका हम निकाल रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? आया। अब मैं NCERT के एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ ना, वैल्यू ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल अपन कोट कर रहे हैं यहाँ पर। बात कर रहा था NCERT की एग्जाम्पल की ना, उन्होंने एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। क्या पूछा है? कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ये जो मैं निकाल रहा था इसी की पूछा, एसिटिक एसिड। और दिया क्या है? तो आंसर है, दिया है उन्होंने क्वेश्चन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, इसकी वैल्यू दी है 126 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये यूनिट तो याद है आपको ना, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट यही होती है। तो NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उन्होंने बताई है 126, HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताई है 426, और सोडियम एसीटेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी बता दी है 91। और हमसे किसकी पूछी जा रही है? किसकी पूछी जा रही है? हाँ, तो क्या करेंगे? ये तरीका समझ गए हो आप मेरे ख्याल से यहाँ तक? क्या करना है, ट्रिक क्या लगाना है दिमाग में? मुझे देखिए किसका निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका निकालना है? इसका निकालना है। और इसको निकालने के लिए क्या करना है बोलिए? मेरे पास इनकी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या करना है? अनकॉमन डेटा को ऐड करना है और कॉमन डेटा को माइनस करना। अनकॉमन डेटा अभी मैंने बताया ही है, तो दोनों की कंडक्टिविटी अपन क्या करेंगे? दोनों की कंडक्टिविटी अपन क्या करेंगे? ऐड। और माइनस किसको करना है? माइनस कॉमन आयन वाला कौन था? NaCl। दिख रहा है? सबकी कंडक्टिविटी की वैल्यू है, पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। तरीका आपने समझ लिया, ऊपर मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। HCl का है 426, इसका है 91, और माइनस किसको करना है? 126 को। ठीक है, तो इसको अपन ऐड कर रहे हैं, कितना आएगा ऐड करने से? 6 और 1 7, 9 2 11, 5 और 1 6, 4 और 1 5, माइनस 126। 7 में से 6 गया 1, 11 में से 2 गया 9, 4 में से 1 गया 3, ये आया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज आवर आंसर 391। आया? तो कैलकुलेशन मुश्किल से 2-3 स्टेप में करना है, ये समझाने के लिए ये तरीका मैंने आपको बताया कैसे बनता है। ठीक है ना? तो आपके दिमाग में बन जाएगा ये। ठीक है, चलिए नोट कर लें। ये एप्लीकेशन क्या देखा हमने? वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अपन किससे दिखाते हैं? अल्फा। तो इससे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल लेंगे। समझ रहे हैं? ये दूसरा एप्लीकेशन है, इनके न्यूमेरिकल हमको बनाने हैं, याद रखिएगा। मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास अवेलेबल रहेगी, ये हम निकालेंगे डेटा से, और उसके बाद हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। ठीक है ना? तो ये निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, पहले भी आप निकाल चुके हैं। एक तो वेन हॉफ से निकाल लेते हैं अपन, आई फैक्टर से। क्या होता है फॉर्मूला? I = 1 + n-1 अल्फा। तो I अगर पता है, n आपको पता है, तो आप अल्फा निकाल लेंगे। n क्या चीज़ है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने आयन देता है? n। और I क्या चीज़ है? वेन हॉफ फैक्टर। अगर आपको I पता है, आपको n पता है, तो आप अल्फा निकाल लेंगे। दूसरा अल्फा निकालने का क्या तरीका है? व्हाट इज अल्फा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो एक इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट होकर के कितने आयन दे रहा है? डिवाइडेड बाय वो शुरू में कितना था मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोलाइट कितना था, कितने मॉलिक्यूल थे। तो आयन, नंबर ऑफ आयन आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच वी आर टेकन, दिस रेशियो गिव्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा अपन कैलकुलेट करेंगे, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी। रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी गिव्स
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन ये जो मोलर कंडक्टिविटी होगा ये एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन होगा, और ये जो मोलर कंडक्टिविटी होगा ये इनफिनाइट डाइल्यूशन पर होगा। समझे? ये कौन सा मोलर कंडक्टिविटी है? किसी भी कंसंट्रेशन, और किसी भी कंसंट्रेशन पर ये कैसे निकाला जाता है? किसी भी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाली जाती है? कापा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी नॉर्मेलिटी कुछ भी हो सकती है। अगर ये मोलैरिटी है तो क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय पर सेंटीमीटर क्यूब, याद रखिएगा। और अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब नहीं करना है तो आप यहाँ क्या करें? 1000 लिख लें। सिर्फ यहाँ क्या लिखना है? नंबर ऑफ मोल पर सेंटीमीटर तो हमने बना लिया 1000 मल्टीप्लाई करके। समझ रहे हैं? तो ये तरीका है इसको निकालने का। और ये कैसे निकालेंगे? ये कैसे निकलेगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलेगी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट? तो आंसर है अभी अभी हमने देखा। पहला एप्लीकेशन बनाया था आपने, यही तो कैलकुलेट करना सीखा। समझे ना? अनकॉमन डेटा को ऐड करिए, कॉमन डेटा को माइनस करिए और ये निकालिए। तो पहला एप्लीकेशन यूज करके ये निकालेंगे, और ये तो हम बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूले से निकालेंगे। ये 1000 क्यों आता है समझ में आया ना? सी यहाँ पर नोट कर लीजिए। कॉन्सेंट्रेशन किस में होगा? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ठीक है? अगर मोलैरिटी है तो मोल, और नॉर्मेलिटी है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक बात? ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया। याद क्या रखना है आपको? ये फॉर्मूला, ये इसका रेशियो अल्फा देगा। ठीक बात? तीसरा एप्लीकेशन देखिए, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लिखते हैं Ka। ठीक है? व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके न्यूमेरिकल आपने बनाए हैं एक्सरसाइज में, सॉल्यूशन चैप्टर में। तो जिन्होंने पिछले चैप्टर सॉल्यूशन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाया होगा उसमें बार बार ये निकालने के लिए आया है लास्ट के क्वेश्चनों में, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है? एग्जाम्पल में भी है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का। मेरे ख्याल से सॉल्यूशन चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 12 और 13। कौन से एग्जाम्पल? टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13 जब आप निकालेंगे तो आपको ये जरूर पूछा होगा वहाँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है? ये क्या चीज़ होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। जैसे एग्जाम्पल लेकर के अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ले रहा हूं वीक एसिड। ये जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा? देगा एक्वस सॉल्यूशन में। ध्यान से सुनो, इसका शुरू में मैंने मोलर कंसंट्रेशन कितना लिया? कुछ ले लिया, कुछ तो होगा ना मोलैरिटी कंसंट्रेशन, और शुरू में ये नहीं बना है इनिशियल। याद आया? और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम, तो इसमें से कुछ टूटता है। तो अगर मैं बोलूं 1 मोल में अल्फा टूटा है, ध्यान से सुनना, अगर ये 1 मोल है, अभी कंसंट्रेशन कुछ होगा उसको छोड़ो, मान लो कंसंट्रेशन 1 मोल है, तो 1 मोल में कितना टूटा? अल्फा। तो ये 1 मोल में कितना बनेगा? अल्फा। ये भी कितना बनेगा? अल्फा। अरे भाई 1 मोल में अगर अल्फा टूट रहा है तो 1 मोल में कितना बनेगा? अल्फा ही बनेगा। ठीक है? लेकिन ये 1 मोल नहीं है, कितना है? सी मोल। सी मोल है ना? तो 1 मोल में अल्फा टूटता है तो सी मोल में कितना टूटेगा? सी अल्फा। तो सी मोल में कितना बनेगा? सी अल्फा। सी अल्फा। अब बताइए यहाँ कितना बचा? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या 100% टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। पहले कितना था? 100, उसमें से टूट गया 40, तो कितना बचा? 100 माइनस 40 बचा। तो दिस इज 100 माइनस 40, ये बचा हुआ है ना? और टूट के इतना बन गया, इतना, क्योंकि टूटा कितना था? सी अल्फा, तो बनेगा भी कितना? सी अल्फा। ये हुआ इक्विलिब्रियम पर। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, है ना? ये क्या चीज होता है? तो आंसर है ये होता है रेशियो। किसका? तो आंसर है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पढ़ें आप इसको। कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय
रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, एक ही चीज है, दोनों के एक ही नाम। इसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोला जाता है। क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, मैंने ही पढ़ाया है। हाँ, तो कंसंट्रेशन बोलिए कितना इक्विलिब्रियम में, इसका C अल्फा, इसका C अल्फा और इसका C माइनस C अल्फा। तो यहाँ पर हमने रखा C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से C कॉमन निकलेगा, एक C को काट देगा तो ये बनेगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बना ना। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला ही हमने यही बना लिया, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब से आगे कभी भी ये आएगा, कभी भी डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा तो मैं आपको ये कहानी नहीं बताऊंगा, ये बहुत बार मैं बता चुका, डायरेक्ट मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, मान लीजिए अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत थोड़ा हो रहा है, बहुत थोड़ा सा टूटा है इलेक्ट्रोलाइट, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत छोटा सा नंबर आया है 0.004, तो आप 1 में से इसको माइनस कर रहे हैं 0.00, तो बहुत छोटी क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं ना, तो कोई खासा फर्क तो नहीं पड़ रहा। तो आप चाहें तो डिनोमिनेटर से इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट। तो सिर्फ K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर, समझे ना। तो अल्फा कितना हो जाएगा, K अपॉन C अंडर रूट K अपॉन C। ठीक है, समझे ना, नीचे से निगलेक्ट कर दिया तो क्या बचा, ये फॉर्मूला आया हमारा डिग्री ऑफ ये डिसोसिएशन कांस्टेंट का। ठीक बात। अब देखिए अल्फा हम निकाल चुके हैं, अल्फा क्या होता है, तो अल्फा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हमको पता है, सिंस दूसरे एप्लीकेशन से मैं जान रहा हूँ अल्फा क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन एट एनी गिवन कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ये होता है अल्फा। अल्फा की जगह पुट कर देते हैं तो K कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन, दिस इज इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज C मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज इनफिनाइट, स्क्वायर बन करके यहाँ आया, ध्यान से देखना ना, ये ऊपर लिखा डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा यही चीज़, नीचे लिख दिया डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय ये, दोनों का स्क्वायर है ना, दोनों का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ब्रैकेट में अब ये आ रहा है, इसका एलसीएम कितना आएगा, आया यही एलसीएम, यहाँ यही माइनस ये, सो दिस इज माइनस ये, और डिवाइडेड बाय क्या करना है हमको, ये क्या करेगा, एक इसको काट देगा, तो ऊपर बचेगा कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय, नीचे बचेगा ये एक ही बचेगा और माइनस ये। देख लें, समझ आता है कि नहीं आता आपको, ठीक है, नहीं है, ठीक नहीं है, आया समझ। हाँ, ये फॉर्मूला बना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी दी रहेगी तो हम ऐसे ये निकालेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक बात, नोट करें। एक लास्ट इसका एप्लीकेशन और लेते हैं, फिर क्लोज करते हैं। अगली चीज़ चौथा अपन लेते हैं ना, चौथा एप्लीकेशन जो कि बहुत रेयरली यूज होता है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सॉल्युबिलिटी और दूसरा स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट किसको बोलते हैं। सबसे पहले आइए सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी
किसी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी हमको निकालनी, इसका क्या मीनिंग है? पहले भी ये टर्म आ चुका है सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूशन का तो पूरा चैप्टर ही आपने पढ़ लिया है। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ना, मोल फ्रैक्शन नहीं, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? हाँ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी का सॉल्यूट कितना घुला हुआ है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर हैं, कंसंट्रेशन ही क्या है सॉल्युबिलिटी निकालने। तो आप सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी से भी निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी से भी निकाल सकते हैं और मोलैलिटी से भी निकाल सकते हैं। 9 टर्म आपने पढ़े ना कंसंट्रेशन के, तो किसी से भी सॉल्युबिलिटी निकाली जा सकती है, समझे ना? मेरी बात ध्यान से सुनिए, सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं? एक सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट डालते 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 सॉल्यूट की लिमिट आ जाती है, यानी मैक्सिमम हो गया सॉल्यूट, अब इससे ज़्यादा सॉल्यूट नहीं घुल सकता। तो एक सॉल्यूशन अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट का सॉल्यूट जितना घुल सकता है वही क्या कहलाती है? उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब बताइए फिर से, अगर मैं पानी में NaCl डाल रहा हूँ, नमक घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, तो क्या ये इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी? नहीं। सॉल्युबिलिटी कब आएगी? जब ये घुलते घुलते कितना हो जाए? मैक्सिमम। अब इसके बाद अगर मैं डालता हूँ 1 चम्मच, तो वो घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा। अगर नहीं घुल रहा तो क्या आ गया? क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। क्या आ गया? क्या आ गया? तो देखिए, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब सैचुरेशन आ जाता है तो वो उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी का लिमिट होता है। क्या उससे ज़्यादा और इलेक्ट्रोलाइट घुल सकता है उस पानी में? नहीं। तो कब तक घुल सकता है कोई सॉल्यूशन? जब तक क्या ना आ जाए? सैचुरेशन ना आ जाए। समझ रहे हैं? तो एट द टाइम ऑफ सैचुरेशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इस सॉल्यूशन ने घोल रखा है अपने अंदर, इसीलिए ये क्या कहलाएगी? इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आए? तो सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुला हुआ हो तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब मैक्सिमम अमाउंट का सॉल्यूट कब तक घुलता रहता है? जब तक क्या ना आ जाए? सैचुरेशन। तो कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर मैं उठा लूँ, इधर सुनो, कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन उठा लूँ तो उसमें सॉल्यूट कैसा होगा? कम की ज़्यादा की मैक्सिमम? सैचुरेटेड मतलब अब इससे ज़्यादा सॉल्यूट नहीं घुलेगा वो, तो मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या हो चुकी है उसमें? मैक्सिमम। तो वही उस समय उसकी क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। तो सॉल्युबिलिटी चेक कब होती है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। जब क्या आ जाए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। क्या बोलना चाहिए मुझे? सॉल्युबिलिटी कब चेक करते हैं? जब सॉल्यूट की मात्रा कितनी हो जाए? मैक्सिमम। और मैक्सिमम कब होता है सॉल्यूट? जब सैचुरेशन आ जाता है। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी कब देखी जाएगी? किस सॉल्यूशन के लिए देखी जाएगी? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है उसका कंसंट्रेशन कितना हो चुका होता है? मैक्सिमम। ठीक बात, मेरी बात समझ में आ गया? ये होता है सॉल्युबिलिटी। दूसरी चीज, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट किसको बोलते हैं? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वो सॉल्ट है जो पानी में घुलते ही नहीं है। समझे? सॉल्ट तो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, घोलेंगे तो 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, लेकिन ये सॉल्ट नहीं है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। समझे? ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सॉल्ट्स हैं जो डिसॉल्व नहीं होते हैं बिल्कुल थोड़े से, इसलिए स्पेरिंगली शब्द लिखा हुआ है। थोड़े से घुलते हैं, ज़्यादा नहीं घुलते। समझ रहे हैं? जिसका डिसोल्यूशन कैसा होता है? बिल्कुल थोड़ा सा। जो कैसे घुलते हैं? बिल्कुल स्मॉल एक्सटेंट में घुलते हैं, वो सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहलाते हैं। अब ये बताइए, ध्यान से सुनिए ना, अगर मैंने एक पानी के बॉटल में मैंने स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डाला है तो ये ज़्यादा घुलेगा कि थोड़ा सा घुलेगा? थोड़ा सा, क्योंकि सॉल्ट का नेचर ये है कि वो नहीं घुलेगा। ये इस टाइप का सॉल्ट है, थोड़ा सा घुल गया, अब वैसे ही पड़ा रहेगा इलेक्ट्रोलाइट पानी में। अब मैं इसको डाइल्यूट कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत और घुल जाएगा और टूट जाएगा आयन में, लेकिन पूरी तरह से नहीं टूटेगा। तो आपने इसको डाइल्यूट किया, अब हम देख रहे हैं डाइल्यूट करते जा रहे हैं, लेकिन ये सॉल्ट टूटता नहीं है, क्योंकि किस टाइप का सॉल्ट है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। नहीं टूट रहा डाइल्यूट करने के बाद भी। तो अगर ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं टूट रहा, नहीं घुल रहा है, आप डाइल्यूट करते जा रहे हैं, टूट ही नहीं रहा है, तो ये क्या आ गया? इसका लिमिट आ गया। यानी सॉल्यूशन कैसा हो गया? अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं घुल रहा, नहीं टूट रहा, तो कैसा हो गया? सैचुरेटेड हो गया कि नहीं? अरे भाई, आप नमक डालते हैं पानी में, नमक टूट के घुल जाता है, दिखता ही नहीं नमक कहाँ गया, घुल गया। लेकिन अगर आप नमक डालें और वो नमक एज इट इज आपको दिखे, इसका क्या मतलब है? वो आयन में नहीं टूट रहा, मतलब क्या आ गया है? सैचुरेशन आ गया है। तो इस सॉल्ट को जब मैंने डाला पानी में और मैं डाइल्यूट करते जा रहा हूँ, इसका आदत ही है ये थोड़ा सा टूटेगा फिर नहीं टूटेगा।
आप डाइल्यूट करते जाइए, ये मुझे ऐसे ही दिख रहा है पानी के अंदर, नहीं टूट रहा, इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वही क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, समझे। अब बताइए इस समय जब सैचुरेशन हो गया और ये नहीं टूट रहा, तो इसका जो सॉल्युबिलिटी होगा या इसका जो कंडक्टिविटी होगा, क्या कंडक्टिविटी बढ़ेगा? कंडक्टिविटी कैसे बढ़ता है, डाइल्यूट करते हैं, आयंस टूटता है, ज़्यादा आयंस बनते हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्या इस सॉल्ट के आयन टूट रहे हैं पानी डालने से? नहीं टूट रहे, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी क्या? उस समय जब सैचुरेशन आ जाएगा, आप डाइल्यूट करते जाइए, जब सैचुरेशन आ जाएगा उस समय जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी वही इसकी क्या मान ली जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। नहीं समझे, क्या मान ली जाएगी? क्योंकि इससे ज़्यादा कंडक्टिविटी तो अब बढ़नी नहीं है, तो वही कंडक्टिविटी क्या मान ले, मैक्सिमम कंडक्टिविटी। और मैक्सिमम कंडक्टिविटी ही क्या होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ रहे हैं? और उस समय जो उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा वही उसकी क्या है, सॉल्युबिलिटी। समझ में आई बात, आया कि नहीं आया? तो इसकी सॉल्युबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, जो उस समय मोलर कंसंट्रेशन होगा वही मोलर कंसंट्रेशन क्या मान लिया जाएगा, उसका सॉल्युबिलिटी। क्योंकि सॉल्युबिलिटी अपन कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन टर्म से, और उस समय जो उसकी मोलैरिटी होगी, कंसंट्रेशन होगा, वही उसकी सॉल्युबिलिटी मान ली जाएगी। ठीक है, तो इसको 2-3 लाइन नोट कर लो और क्लोज करते हैं। आसान सा है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट किसको बोलते हैं, जो ज़्यादा एक्सटेंट में नहीं घुलता, थोड़ा सा घुलता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे PbSO4, PeSO4, AgCl, AgBr, AgI, they dissolve in a very small extent in water. Their solution are considered as saturated solution at infinite dilution. समझ रहे हैं ना, क्योंकि और ज़्यादा घुलेगा नहीं तो हम क्या मान लेंगे, सैचुरेशन आ गया, इन्फिनिट डाइल्यूशन पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन मान लेते हैं। इसका मतलब है उस समय मैक्सिमम सॉल्ट डिसॉल्व रहेगा उसके अंदर। आई बात समझ? उसके बाद एट इन्फिनिट डाइल्यूशन देयर मोलर कंसंट्रेशन इज ट्रीटेड एज इट्स सॉल्युबिलिटी। उसी का जो मोलैरिटी होगी, मोलर कंसंट्रेशन होगा, उसी को क्या मान लेंगे अपन, सॉल्युबिलिटी मान लेंगे। क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ होती है, सैचुरेशन के टाइम पर जितना कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्यूट का, वही क्या कहलाती है उसकी, सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, है ना। और सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ही क्या चीज़ होता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को उस समय अपन क्या ले लेंगे, सॉल्युबिलिटी। और उस समय और ज़्यादा कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी नहीं, तो जो उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी होगी उसी को क्या मान लेंगे। और मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं आप, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन, इसी को क्या ले लेना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और ये अपन कैसे कैलकुलेट करते थे, कापा अपॉन सी। सी क्या चीज़ है, कॉन्सेंट्रेशन 1000 लगा दूं, इसका रोल तो आप समझ रहे हैं ना। और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन को ही क्या मान लेना है, क्या मान लेना है, सॉल्युबिलिटी। तो यही क्या बन गया, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी। तो मोलर सॉल्युबिलिटी कैसे निकलेगी, मोलर सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, ये कंडक्टिविटी उधर भेज दें, आप चाहें तो ये लिख लें और आप चाहें तो ये लिख लें, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है इस केस में। तो सॉल्युबिलिटी ऐसे निकाली जाएगी। आई बात समझ में? तो इसके क्वेश्चंस रेयरली मिलेंगे, लेकिन एज ए फैक्टर ये आ गया, इसलिए अपन इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है यहाँ, मोलैरिटी। तो जो मोलैरिटी की यूनिट होगी वही सॉल्युबिलिटी की यूनिट होगी, यानी मोल पर लीटर। और इस पर लीटर को किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। लीटर को तो आप चेंज करना आता है आपको, ठीक है, ये हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन अगली क्लास में देखेंगे। हो गई भाई यहाँ तक, ठीक है, नोट कर लें।